नमस्कार दोस्तों। मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद पूरे देश में नेपोटिज्म का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर डिस्कस किया गया। हर चर्चा का विषय चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स पर नेपोटिज्म रहा और यह मुद्दा पिछले महीने तक छाया रहा। और इन सारी चर्चाओं का लबोलुआब यही निकलकर सामने आता था कि बॉलीवुड इस समस्या से लगभग ग्रसित हो चुका है। और इस पूरी चर्चा के निचोड़ में एक चीज ये भी झलकती थी, और कहीं ऐसा वो चर्चा का एक दायरा पूरा, चूंकि अभिनेता की मृत्यु थी इसलिए चर्चा का पूरा दायरा है बॉलीवुड ही रहा, उसके अलग इसको रखकर नहीं देखा गया। और चर्चाओं से यही निकल कर लगता था कि जैसे बॉलीवुड के अलावा ये कहीं मुद्दा है ही नहीं या कहीं इसकी कोई उपस्थिति नहीं है। क्या वास्तविकता ऐसी है? जबकि वास्तविकता यह है कि हम इस समस्या से आकंठ डूबे हुए हैं, और जब हम इस मुद्दे पर बात करते हैं तो हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि हमारी जिंदगी में, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में ये प्रवृत्ति कितनी पैवस्त हो चुकी है, हम इसमें कितने आकंठ डूबे हुए हैं, इस पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं गया। दरअसल ये जितनी भी चर्चाएं हैं ये समस्या का बयान तो करती हैं एक अपने अलग तरीके से, लेकिन ये चर्चाएं हमें कहीं ले नहीं जाती। अगर नेपोटिज्म एक ज्वलंत समस्या है तो फिर इसके समाधान पर क्या बात हुई, और यदि इस समस्या के समाधान की ओर हमें जाना है तो हमें समस्या की जड़ को तलाशना पड़ेगा कि दरअसल इस समस्या की जड़ क्या है। और जब हम इस समस्या की जड़ को तलाश करेंगे तो हमें अपने गिरेबान में ही देखना पड़ेगा। किसी भी स्तर पर हम भाई भतीजावाद या यूं कहें नेपोटिज्म पर बात करते हैं तो हमारा सीधे ही दोहरा चरित्र सामने स्पष्ट नजर आता है, और दरअसल ये दोहरा चरित्र हमारे दोहरे मूल्यबोध के कारण है। और ये दो तरह का मूल्यबोध हम अपनी जिंदगी में एक साथ जी रहे हैं। एक तरफ हम आधुनिक होना चाहते हैं, हम अपनी सभी संस्थाओं को जिनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं उन्हें आधुनिक रूप में देखना चाहते हैं, चाहे वो हमारी राजनीति हो, संसद हो, विधानमंडल हो, जितनी भी हमारे जो समाज के अंदर जो सामुदायिक जो संस्थाएं हैं, हम उनको पूरी तरीके से आधुनिक रूप से देखना चाहते हैं। लेकिन इसके समानांतर हम एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर हम हमेशा रहते हैं, उसको कभी भी हम आधुनिक नहीं देखना चाहते, उसको हम अपने परंपरावादी पुरातन मूल्यों के हिसाब से चलाना चाहते हैं। और वो संस्था है हमारा परिवार। हमारे परिवार में हमारा चाल चरित्र एक अलग तरीके का है, जो बहुत ही पुरातन, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही परंपरावादी है। दूसरी ओर जिन संवैधानिक संस्थाओं की, जिन आधुनिक संस्थाओं की हम समाज में बात करते हैं, वहां हमारी अपेक्षाएं बिल्कुल आधुनिक मूल्यबोध को लेकर है। इन दोनों समस्याओं का टकराव, दोनों ही मूल्यबोध का टकराव दरअसल हमारी आज की समस्याएं हैं, चाहे वो नेपोटिज्म को लेके हो, चाहे वो दूसरी चीजों को लेके हो। जब आप दोनों संस्थाओं को सामने रख के विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से चीजों को देखते हैं और समझ रहे हैं। और अगर दोनों ही संस्था को और दोनों ही मूल्यबोध को हम साथ लेके चलेंगे, या एक संस्था दूसरे संस्था के मूल्यबोध से टकराएगी तो समस्या पैदा होगी। दरअसल अगर हम दोनों ही चीजों को समांतर रूप से रख के देखें, एक तरफ हमारा परिवार है, दूसरी तरफ हमारा समाज है। हमारी समाज से अलग तरीके की अपेक्षाएं हैं और परिवार से हमारी अलग तरीके की अपेक्षाएं हैं। परिवार में हम एक अलग तरीके का व्यवहार करते हैं और समाज में हम एक अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। अगर दोनों के मोटा मोटी स्वरूप को देखा जाए तो हमने आजादी के बाद और आजादी से बहुत पहले जिस तरीके की राज व्यवस्था और जिस तरीके की व्यवस्था की हम हमेशा बात करते रहे थे, हमारी आकांक्षा थी कि हम एक
इस प्रजातांत्रिक समाज की रचना करने की ओर हम आगे बढ़ना चाहते थे। हमने आधुनिक विचारों को पढ़ा, हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा, हमने वहां से जो मनुष्य की स्वतंत्रता को लेकर जो विचार हमारे सामने आए, पश्चिम से जो हमारे पास विचार आए, जो आधुनिक विचार आए, उसके हिसाब से हमने अपने समाज की कल्पना की, हमने राष्ट्र की कल्पना की, हमने व्यवस्था की कल्पना की। तो एक तरीके से सार्वभौमिक रूप से हमने प्रजातांत्रिक मूल्यों की हिमायत की और ऐसा ही हमने देश बनाने की कोशिश की। लेकिन इसके समांतर रूप से अगर हम अपने परिवार को देखें तो हमने अपने परिवार को कभी प्रजातांत्रिक बनाने की कोशिश नहीं की। आज भी हमारी कोशिश और प्रयास उसको प्रजातांत्रिक बनाने का नहीं है। आज भी हमारे परिवार निहायत दर्जे के निरंकुश व्यवस्था पर काम करते हैं। मेरे अनुभव में ऐसे बहुत कम परिवार या लगभग नगण्य परिवार हैं जहां परिवार के अंदर किसी तरीके की प्रजातांत्रिक व्यवस्था हमें दिखाई देती हो। हम सामाजिक व्यवस्था में समानता और बराबरी के अधिकारों की बात करते हैं कि जाति, जेंडर, क्षेत्र, आयु, इन सब का विचार ना करते हुए इंसानों को बराबर अधिकार दिए जाए, बराबर अवसर दिए जाए। अब इसी मूल्य को जब हम अपने परिवार पे देखते हैं तो हम अपने परिवार में भी बराबरी का अधिकार नहीं दे सके। हमारे घर और परिवार में पुरुष की भूमिका अलग तरीके की है, महिला की भूमिका अलग तरीके की है और थोपी गई है। महिला पे एक अलग तरीके की भूमिका हमने थोप रखी है, पुरुष पर अलग तरीके की भूमिका थोप रखी है। बच्चों से हम अलग तरीके की भूमिकाओं की अपेक्षा करते हैं, बड़ों से हम अलग तरीके की भूमिकाओं की अपेक्षा करते हैं। घर में 2 बच्चे हैं, हम लड़के को एक अलग गुणवत्ता की शिक्षा देना चाहते हैं, एक लड़की को अलग गुणवत्ता की शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की के लिए हमने अलग स्कूल की कल्पना कर रखी है अपने मन में कि वो वहां जाके पढ़ लेगी, और एक लड़के के लिए हमने एक अलग इंस्टीट्यूशन की कल्पना कर रखी है उसके पैदा होने से पहले ही, और वैसे ही फिर हम चलते हैं। लेकिन हम समाज में एक अलग तरीके के व्यवहार की बात करते हैं। अगर ऐसे ही देखा जाए, दूसरे मूल्यों के संदर्भ में भी देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। सामाजिक जीवन में हम एक सहभागितापूर्ण निर्णय की बात करते हैं कि निर्णय की प्रक्रिया में जन सहभागिता होगी, लोगों से पूछ के निर्णय लिए जाएंगे, जो उस निर्णय से प्रभावित है उनकी उसमें भागीदारी होगी। उसके अलग अलग स्वरूप हमने चुन रखे हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था चुन रखी है, हम वोटिंग की परंपरा है। लेकिन इसी मूल्य के संदर्भ में जब हम अपने परिवार को देखते हैं तो वहां निर्णय लेने की शक्ति एक ही व्यक्ति के पास निहित है। एक ही व्यक्ति परिवार के सारे निर्णय ले रहा है। किसकी शादी कहां होनी है, एक ही व्यक्ति ले रहा है। किसको कहां पढ़ना है, इसका निर्णय एक व्यक्ति ले रहा है। क्या प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्या प्रॉपर्टी बेचनी है, एक ही व्यक्ति ले रहा है। तो समांतर रूप से हम 2 अलग तरीके के मूल्यबोध में जी रहे हैं। दरअसल समाज में हम कई तरीके की क्रांति की कल्पना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज खुले, हमारा नया ज्ञान, नई लहर समाज में आए, समाज बदले, नए विचार उसमें प्रवेश करें, उसके हिसाब से सामाजिक व्यवस्था ढले। उसके समांतर रूप से हमने अपने परिवार की जबरदस्त किलेबंदी कर रखी है। वहां हम बाहर की हवा का प्रवेश नहीं करना देना चाहते, वहां हम उन्हीं हकों की बात वहां नहीं करना चाहते, हम उन अधिकारों की बात हम वहां नहीं करना चाहते। हम सामाजिक जीवन में पारदर्शिता की बात करते हैं। हम सामाजिक जीवन में सूचना के अधिकार की बात करते हैं कि सूचनाओं को खुला रखना होगा, सूचनाओं को सबके पास होना होगा। लेकिन परिवार के अंदर हम जबरदस्त तरीके से गोपनीयता रखना चाहते हैं। परिवार की बात परिवार में रहे, घर की बात घर में रहे। तो ये दरअसल
जो परिवार का जब मूल्यबोध है, जब सामाजिक जीवन में अतिक्रमण करता है तो समस्याएं पैदा करता है। और जो सामाजिक संस्थाओं में जो हम जिस मूल्यबोध में हम जी रहे हैं, जब वो मूल्यबोध हमारे परिवार की सीमाओं का अतिक्रमण करता है तो हमारी अलग तरीके की समस्याओं को जन्म देता है। दरअसल हमारी वर्तमान की समस्याओं का जो जड़ है वो हमारा ये दोहरा मूल्यबोध है। हमने समाज को बदलना चाहा, समाज को बदलना और बदलते रहे, लेकिन ये बदलाव तो होता रहा। जब तक उसके हिसाब से हमारी पारिवारिक संस्थाएं, परिवार नहीं बदलेगा, तब तक समाज अंतिम रूप से नहीं बदलेगा। सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करते रहेंगे। करप्शन की पहली पाठशाला हमारा परिवार है। नेपोटिज्म की पहली पाठशाला हमारे परिवार है। हम अपने बच्चे को परवरिश में ही इतना जकड़ देते हैं। 25-25, 30-30 साल बच्चे की उम्र होने के बावजूद हम उसको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए सिर के बल खड़े हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उसके लिए ब्राइब कर रहे हैं, रिश्वत दे के उसके लिए नौकरी हथियारे हैं, जिंदगी भर कमा रहे हैं उस बच्चे के लिए। और फिर सामाजिक जीवन में हम यही अपेक्षा करते हैं कि वहां नेपोटिज्म नहीं हो। तो ये किसी न किसी रूप में ये मूल्यबोध वहां अभिव्यक्त होता है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहली पाठशाला तो हमारा परिवार ही है। परिवार में पैदा होने के बाद बच्चा रहता है और शुरुआती जो 3-4 साल होते हैं उसी में ही उसका दुनिया को देखने का नजरिया विकसित हो जाता है। और वो दुनिया को देखने का जो नजरिया बनता है, पूरे जीवन भर वो दुनिया को उसी नजर से देखता है। इसलिए जिन पारिवारिक मूल्यों के साथ वो बड़ा होता है, उसी हिसाब से उसका फिर पूरा दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। और जब हम परिवार से बाहर समाज में जाते हैं तो समाज में एक अलग तरीके की अपेक्षा होती है। इस तरीके से बच्चा अपने सामाजिक जीवन, सामुदायिक जीवन और पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन, इनके अपने अपने दायरे बना लेता है और उन्हीं में ही रहता है। और ये जब दायरे अतिक्रमण करते हैं, जो अवश्यंभावी है, तो समस्याग्रस्त होता है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर पश्चिम में कैसे समाज इतनी तेज गति से बदला और आगे बढ़ा, सामाजिक संस्थाएं वहां कैसे फली फूली, कैसे समाज के जीवन में वहां भ्रष्टाचार कम हुआ, लेकिन वो सब परिवार की कीमत पर हुआ। वह परिवार लगभग समाप्त पराय हो गया। तो क्या हमारे यहां भी हमें परिवार की कीमत पे ही समाज का ढांचा खड़ा करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों ही मजबूत हो सकते हैं। वो तब होगा जब हम अपने परिवार को की किलेबंदी को थोड़ा खोलेंगे, परिवार में भी नए विचार को प्रवेश करने देंगे, परिवार में भी नई आइडियोलॉजी जब आएगी, तब जाके परिवार भी लोकतांत्रिक होगा। हो सकता है फिर निर्णय प्रक्रिया में बच्चों से भी पूछा जाए। हो सकता है फिर महिलाओं को भी बराबर के अधिकार घर के अंदर दिए जाए। यह काम शिक्षा कर सकती है और शिक्षा को करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था भी हमने अंगीकार कर ली है, वो सिर्फ एक नौकरी हथियाने तक का हमने उसको औजार बना के रख दिया है। व्यक्ति के निर्माण का औजार उसको नहीं बनाया। तो इसलिए शिक्षा भी कुछ उसमें ज्यादा योगदान नहीं कर पा रही है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि दोनों ही संस्थाएं
फले फूले, आगे बढ़े और आधुनिक हो, तो हमें शिक्षा को भी सही मायने में आधुनिक बनाना पड़ेगा। तब जाके दोनों ही संस्थाएं फले फूलेंगी और प्रजातांत्रिक बनेंगी, आधुनिक बनेंगी।